नमस्कार दोस्तों, आदिशक्ति आईएएस अकेडमी में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं आलोक व्यास भारत के संवैधानिक विकास का आज दूसरा पार्ट लेके आया हूँ। प्रथम पार्ट में या लास्ट वीडियो में हमने डिस्कशन किया कि किस प्रकार भारत शासन को रेगुलेट करने के लिए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट बनाया गया तथा 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में जो कमियां थीं उन्हें संशोधित करने के लिए किस प्रकार 1781 का बंदोबस्त अधिनियम, जिसे हम सेटलमेंट एक्ट कहते हैं, ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा या ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया। इसके पश्चात भारत में और अधिक समन्वय स्थापित करने के लिए व ईस्ट इंडिया कंपनी की कार्यविधि को और अधिक नियंत्रण में लेने के लिए तत्कालीन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विलियम पिट्स ने एक और अधिनियम बनाया। इस अधिनियम को पिट्स इंडिया एक्ट कहा गया। पिट्स इंडिया एक्ट विलियम एक्ट के नाम पे ही रखा गया है। कई बार ये क्वेश्चन बनाया गया है कि भाई इस अधिनियम का नाम पिट्स इंडिया एक्ट क्यों रखा, तो विलियम पिट्स के द्वारा ब्रिटेन की संसद में प्रस्तुत करने के कारण इस अधिनियम को पिट्स इंडिया अधिनियम कहते हैं या पिट्स इंडिया एक्ट कहते हैं। ड्यूरेशन याद रखें इसका 1784। इसमें कई प्रावधान किए गए जिसके तहत गवर्नर जनरल की शक्तियों पर नियंत्रण लगा दिया गया और गवर्नर जनरल की शक्तियों पर नियंत्रण लगाने के कारण ईस्ट इंडिया कंपनी के समर्थकों ने, ब्रिटेन के कुछ सांसदों ने आगे जाकर पिट्स इंडिया एक्ट में किए गए प्रावधानों का पुरजोर विरोध किया, जिसके कारण तत्कालीन ब्रिटेन की गवर्नमेंट भी गिर गई थी। तो एकमात्र ऐसा अधिनियम जिसके ऊपर वाद विवाद के कारण ब्रिटेन में जो सत्ता थी वो बिगड़ गई या सत्ता थी वह बदल गई, हट गई, वो है पिट्स इंडिया एक्ट। और उसके बाद विलियम पैक्ट इंट्रोड्यूस हुए और विलियम पैक्ट ने पिट्स इंडिया एक्ट लेके आए। तो यहाँ हम वक्त ना गवाते हुए एक बार पुनः प्रारंभ करते हैं कि पिट्स इंडिया एक्ट क्यों खास है और क्यों इसे संवैधानिक विकास में एक मूल संवैधानिक नियम माना जाता है। चलिए प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि पिट्स इंडिया एक्ट के क्वेश्चन किस प्रकार आते हैं और क्या क्या इसमें प्रावधान मुख्य रूप से किए गए हैं। तो यहाँ डेट हमें पता है 1784। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या किया गया है कि इसने कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को अलग अलग कर दिया कि कंपनी के वाणिज्यिक और राजनीतिक कार्यों को इसके द्वारा पृथक कर दिया गया। अर्थात हम कह सकते हैं कि पिट्स इंडिया एक्ट ने ही द्वैध शासन प्रारंभ कर दिया था। किस प्रकार कि ब्रिटिश काउंसिलिंग का भी शासन रहेगा और ईस्ट इंडिया कंपनी के डायरेक्टर्स का भी शासन रहेगा। तो पिट्स इंडिया एक्ट हमें क्या देता है? पिट्स इंडिया एक्ट ने वाणिज्यिक और राजनीतिक कार्यों को पृथक कर दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी के वाणिज्यिक कार्यों पर नियंत्रण रखने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनाया गया, जिसमें ब्रिटिश संसद शामिल होते थे और ब्रिटिश कैबिनेट के मंत्री रहते थे जो ईस्ट इंडिया कंपनी की कार्यप्रणाली पर प्रत्यक्ष नजर रखते थे। इसके अतिरिक्त भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के सैन्य, नागरिक और राजस्व संबंधी कार्यों और प्रशासनिक कार्यों पर दृष्टि और नियंत्रण रखने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स बनाया गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स पे कई सारे अधिकार थे। इस प्रकार हम कहते हैं कि पिट्स इंडिया एक्ट ने द्वैध शासन प्रारंभ कर दिया भारत के अंदर, एक ब्रिटेन के कैबिनेट का शासन, दूसरा ईस्ट इंडिया का कंपनी का शासन। इसके अतिरिक्त बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के जितने भी मेंबर्स थे उनके अनुमति के बिना गवर्नर जनरल कोई भी किसी भी प्रकार का निर्णय नहीं ले सकते थे। इसके अतिरिक्त इसमें क्या किया गया, तो चलिए एक एक करके हम एक एक पॉइंट को समझते हैं और मैं आपको बताता हूँ। इस थ्योरी के अलग भी कई चीज़ें आपको यहाँ पे पता चलेंगी। चलिए प्रारंभ करते हैं। तो यहाँ फर्स्ट पॉइंट देखें, गवर्नर जनरल में टिक करते जाता हूँ। गवर्नर जनरल की काउंसिलिंग में सदस्यों की संख्या जो 4 होती थी अब घटाकर 3 कर दी गई। इसके अलावा क्या किया गया, इस अधिनियम में निदेशक मंडल को कंपनी के व्यापारिक मामलों का अधीक्षण नियुक्त कर दिया गया। इसके अतिरिक्त राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए, जैसा मैंने बताया, नियंत्रण बोर्ड भी बना दिया गया और द्वैध शासन व्यवस्था का आरंभ हुआ। इसके अतिरिक्त हम कह सकते हैं कि पिट्स इंडिया एक्ट 2 मामलों में हमारे लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। पहला तो ये था कि भारत में कंपनी के अधीन जितने भी क्षेत्र थे पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य के क्षेत्र कहे जाएंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जो क्षेत्र भारत के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण में थे वे क्षेत्र प्रत्यक्ष रूप से अब
ब्रिटिश गवर्नमेंट के नियंत्रण में कहलाएंगे, ब्रिटेन के नियंत्रण में कहलाएंगे। तो एक सबसे बड़ा परिवर्तन पिट्स इंडिया एक्ट ने ये किया। दूसरा परिवर्तन पिट्स इंडिया एक्ट यह करता है कि ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के कार्यों और उसके प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया गया कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी किसी भी प्रकार की राजनीतिक व्यापारिक गतिविधि बिना ब्रिटिश कैबिनेट और ब्रिटिश गवर्नमेंट को बताए कुछ भी नहीं कर सकती। तो ये दो महत्वपूर्ण कार्य हुए। पहला तो भारत में जो कंपनी के क्षेत्र पर उन पर भारत के अंदर जो कंपनी के क्षेत्र थे उन पर ब्रिटेन का पूर्ण नियंत्रण हो गया। दूसरा कि जो कंपनी नियंत्रित क्षेत्र थे अब उनमें किसी भी प्रकार का नियंत्रण जो है या किसी भी प्रयास का चेंज, किसी भी प्रकार की प्रशासनिक व्यवस्था बिना ब्रिटिश काउंसिलिंग की अनुमति के ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं कर सकती। सेकंड पॉइंट देखें आप यहाँ पे, इस अधिनियम के द्वारा नियंत्रण बोर्ड की स्थापना का प्रावधान किया गया जिसका नेतृत्व जो था ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य होता था और वो नेतृत्वकर्ता जो होता था कैबिनेट का वरिष्ठ व्यक्ति होता था। इसके अलावा तीसरा आप मामला देखें, इस अधिनियम के द्वारा वाणिज्यिक और राजनीतिक अधिकारों को पृथक करने का प्रयास किया गया और निदेशक मंडल को वाणिज्यिक मामलों और राजनीतिक मामलों के प्रबंधन हेतु नियंत्रण बोर्ड को सौंपा गया। जैसे हम बोल सकते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स। कंट्रोलर्स क्या करेंगे, भारत में नागरिक, सैन्य और राजस्व गतिविधियों का नियंत्रण करेंगे और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो होंगे ब्रिटेन में बैठ के ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण रखेंगे। इसके अलावा देखें नेक्स्ट से क्या शक्ति मिलती है, तो इस अधिनियम के द्वारा बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी के जो गवर्नर थे वे युद्ध, शांति या राजस्व संबंधी मामले खुद निर्णय नहीं ले सकते थे। उनका निर्णय पूर्णतः जो बंगाल का गवर्नर जनरल था वो ले सकता था और उसके अधीन इन्हें कर दिया गया। अर्थात मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी के गवर्नर किसी भी प्रकार का निर्णय लेंगे तो बंगाल के गवर्नर जनरल से पूछ के। तो हम कह सकते हैं कि ये दो प्रकार से सबसे खास हमें अहम साबित होता है। हम कह सकते हैं कि 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण स्तर पर द्वैध शासन, याद रखिएगा, द्वैध शासन प्रारंभ हुआ और यह 1857 तक हमें अलग अलग परिवर्तनों के साथ देखने को मिलता है। तो ये हुआ हमारा पिट्स इंडिया एक्ट। नेक्स्ट देखते हैं आपके 1786 का संशोधन अधिनियम। कहने के तो ये 1786 का जो संशोधन अधिनियम है बड़ा ही छोटा है, लेकिन 1786 का संशोधन अधिनियम यदि सिविल सर्विसेज के फैक्ट ऑफ व्यू से देखा जाए तो अति महत्वपूर्ण साबित होता है। किस प्रकार, तो देखते हैं। 1786 का जो यह अधिनियम था, संशोधन अधिनियम, यह जो आप सुना होगा कि भारत में सिविल सर्विसेज का जनक जो कहते हैं हम लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्या कारण है, तो ये 1786 का अधिनियम हमें यह बताता है। तो 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस को बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया और लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अपनी दो शर्तें ब्रिटिश काउंसिलिंग के सामने रखी, ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने रखी और कहा कि यदि मेरी इन दो शर्तों को आप मानोगे तभी मैं बंगाल का गवर्नर जनरल बनूंगा, अन्यथा नहीं। क्योंकि लॉर्ड कॉर्नवालिस के पहले जो गवर्नर जनरल थे वॉरेन हेस्टिंग पर उनके कार्यों के कारण महाअभियोग चला दिया गया था, जिसके कारण कहीं ना कहीं लॉर्ड कॉर्नवालिस की स्वतंत्रताओं का हनन हुआ। और लॉर्ड कॉर्नवालिस ने यह कहा कि जिस प्रकार वॉरेन हेस्टिंग पर महाभियोग लंदन में चलाया गया है, ब्रिटिश संसद में चला गया है, कहीं मेरे द्वारा कोई कार्य किए जाएंगे या शक्ति का प्रयोग किया जाएगा तो मुझ पे भी महाअभियोग ना चले, इसलिए उसने पहले ही गवर्नर जनरल पद धारण करने से पहले ही ब्रिटिश काउंसिलिंग और ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने दो शर्तें रख दी। इसकी शर्तें हम देखते हैं। इस अधिनियम के द्वारा मुख्य सेनापति की शक्तियों को गवर्नर जनरल में समाहित कर दिया गया। मतलब अब यदि किसी पर अटैक या युद्ध संबंधी किसी भी प्रकार का निर्णय लेना है तो पूर्ण रूप से शक्ति गवर्नर जनरल के पास होगी, ना कि उसकी काउंसिलिंग के पास होगी। तो उसने विशेष मामलों में अपनी काउंसिलिंग के निर्णयों को अधिभावी करने या ना मानने का अधिकार भी प्राप्त कर लिया कि गवर्नर जनरल को किसी विशेष परिस्थिति में परिषद के निर्णयों को नकार सकता है एवं वह अपने निर्णयों को लागू कर सकता है। मतलब गवर्नर जनरल की जो परिषद के 4 सदस्य थे, उन 4 सदस्यों के द्वारा यदि किसी विषय पे
बहुमत दिया जाता है, यदि वो 4 व्यक्ति किसी क्षेत्र पर युद्ध करने का निर्णय लेते हैं या कोई नया राजस्व आरोपित करने का निर्णय लेते हैं, तो उन चारों के अलावा यदि गवर्नर जनरल मीन्स लॉर्ड कॉर्नवालिस उस बात से सहमत नहीं होंगे तो वो चीज़ लागू नहीं होगी। और इसके विपरीत यदि लॉर्ड कॉर्नवालिस मीन्स जो बंगाल का गवर्नर जनरल है वो किसी नीति को लागू करना चाहता है, कोई नियम या कानून लागू करना चाहता है और उसकी काउंसलिंग के अन्य सदस्य यदि उससे सहमत नहीं हैं, तब भी उसे कानून माना जाएगा। इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि गवर्नर जनरल को यहाँ पर कई शक्तियाँ प्रदान की गई जो आगे जाके प्रत्येक गवर्नर जनरल को प्राप्त हुई। तो यहाँ पे लॉर्ड कॉर्नवालिस ने यहाँ पे 2 गवर्नर जनरल के लिए जो खास शक्तियाँ वो ली। पहले कि जितनी भी ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना है भारत के अंदर, उसका कमांडर इन चीफ मैं बनूंगा, उसने कहा, गवर्नर जनरल होगा। दूसरा कि मेरी जो काउंसलिंग होगी यदि वो किसी मेरे निर्णय से संतुष्ट नहीं है या मैं उसके निर्णय से संतुष्ट नहीं हूँ तो सर्वोपरि निर्णय मेरा ही माना जाएगा। ये हुआ आपका 1786 का संशोधन अधिनियम, जो विशेष रूप से हम लॉर्ड कॉर्नवालिस का संशोधन अधिनियम भी मान सकते हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस वही हैं जिन्होंने भारत में कलेक्टर को किसी जिले में सबसे अधिक शक्तियां प्रदान की, और कलेक्टर शब्द जो है ये रेवेन्यू या राजस्व वसूलने के लिए ही सबसे पहले प्रयोग किया गया था, क्योंकि ब्रिटिशर्स या ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अधिकारी राजस्व के सर्वोच्च अधिकारी होते थे वे राजस्व वसूलने का काम करते थे, अर्थात संग्रह करने का, इसीलिए उन्हें कलेक्टर कहा गया था। और कलेक्टर को सर्वाधिक शक्तियां यदि प्रथम बार किसी ने दी तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने दी। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। 1786 के संशोधन अधिनियम के बाद ब्रिटिश संसद के समक्ष एक बहुत विशाल चुनौती आ गई। और वो क्या चुनौती? चुनौती यह थी कि यदि कोई भी गवर्नर चाहेगा तो क्या बार बार इसी प्रकार के संशोधन बनेंगे? तो इस प्रकार भारत पर जो ब्रिटिश शासन है वो सुचारू रूप से किस प्रकार चल पाएगा? तो यहाँ ब्रिटेन में बैठी कैबिनेट ने और ईस्ट इंडिया कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और कंट्रोलर्स ने निर्णय लेते हैं कि क्यों ना कुछ ऐसे अधिनियम बनाए जाएं जिन्हें एक निश्चित समय के बाद रिन्यू किया जाए या परिवर्तित किया जाए। इसके लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने और ब्रिटेन की संसद ने चार्टर्ड एक्ट बनाना प्रारंभ किया, जिन्हें प्रत्येक 20 साल में पुनः स्थापित किया गया और प्रत्येक चार्टर्ड में परिवर्तन किए गए उस समय की स्थिति को देख के। इन्हीं चार्टर्ड का क्रम जो है प्रत्येक 20 साल में अलग अलग हुआ। जैसे 1793 का चार्टर्ड कानून 1813, 1833 का चार्टर्ड अधिनियम और अंत में 1853 का चार्टर्ड अधिनियम। यहाँ आप देखेंगे तो प्रत्येक 20-20 साल में यह चार्टर्ड हमें दिखाई दे रहे हैं, जो कहीं तो ईस्ट इंडिया कंपनी को कुछ शक्तियां प्रदान करते हैं तो कहीं ईस्ट इंडिया कंपनी से कई सारे अधिकार अपने हाथ में ले लेते हैं। इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी पर ब्रिटिश संसद ने या कैबिनेट ने अपना या ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपना निर्णय या अपना नियंत्रण स्थापित करना प्रारंभ कर दिया। इसीलिए हम इसे भारतीय संविधान का सतत विकास कहते हैं कि धीरे धीरे चरणबद्ध तरीके से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का नियंत्रण स्वयं के हाथ में लिया। आगे देखें। फर्स्ट चार्टर्ड एक्ट 1793। चार्टर्ड एक्ट 1793 कई मूल्यों में हमें विशेष है। सबसे पहले हम इसे डिस्कस करते हैं और इसकी थ्योरी में कुछ अपने शब्दों में आपको बताना चाहूँगा कि इसने लॉर्ड कॉर्नवालिस को दी गई काउंसिलिंग के निर्णयों के ऊपर अधिभावी शक्ति को भविष्य के सभी गवर्नर जनरलों और प्रेसिडेंसियों के गवर्नर तक विस्तारित कर दी। मतलब अब यदि गवर्नर जनरल कोई निर्णय लेगा तो वो सब पे लागू होगा। मतलब कॉर्नवालिस के पश्चात जो भी गवर्नर बनेगा, पश्चिम बंगाल का गवर्नर जनरल जो भी बनेगा, उसका निर्णय ही सर्वमान्य होगा। लॉर्ड कॉर्नवालिस को जो 1786 के संशोधन अधिनियम के तहत जो शक्तियां मिली वो प्रत्येक गवर्नर जनरल, जो भी गवर्नर जनरल बनेगा उसे वह शक्तियां स्वतः मिल जाएंगी पद धारण करते ही। इसके अतिरिक्त चार्टर्ड एक्ट क्या करता है? इसने गवर्नर जनरल को अधीनस्थ बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी की सरकारों के ऊपर अधिक नियंत्रणकारी शक्ति प्रदान की। मतलब अब गवर्नर जनरल पूर्ण रूप से राष्ट्रपति के रूप में, जैसे वर्तमान में राष्ट्रपति होता है, वैसे पद धारण कर लिया और मद्रास और बंगाल प्रेसिडेंसी पूर्ण रूप से इसके नियंत्रण में आ गई।
इसने भारत पर व्यापार के एक अधिकार को अगले 20 वर्षों की अवधि के लिए बढ़ा दिया। मतलब अब यहाँ ये था कि चार्टर एक्ट में कहीं ना कहीं ईस्ट इंडिया कंपनी को सपोर्ट किया गया। क्या सपोर्ट किया गया? तो ईस्ट इंडिया कंपनी को एक छत्र अधिकार दे दिया गया कि ब्रिटेन के दूसरी कंपनियां या ब्रिटेन के दूसरे व्यापारी भारत में अगले 20 वर्ष तक बिना ईस्ट इंडिया कंपनी के अनुमति के व्यापार नहीं कर सकते। इस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को यह शक्ति प्रदान कर दी कि वह जैसा चाहे जो चाहे वो ट्रेड कर सकती थी अगले 20 साल तक भारत में, और वो उसने किया, जिसके कारण ब्रिटिश कानून या ब्रिटिश प्रशासन की भरसर आलोचना भारत में होने लगी, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी रिश्वतखोरी, अधिक मूल्यों पर वस्तुओं को बेचना, अत्यधिक लगान वसूलना, ये सब कार्य करने लगे, जिसके कारण जल्द ही आगे जाके ब्रिटिश संसद को चार्टर्ड कानून 1813 के द्वारा ईस्ट इंडिया की शक्तियों को पुनः नियंत्रित करना पड़ा। अब इसमें हम एक एक करके ये प्रावधानों को देखें। तो पहला आप देखें, ईस्ट इंडिया कंपनी के विशेष अधिकारों को अगले 20 वर्षों के लिए और आगे बढ़ा दिया गया कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अब एक छत्र व्यापार कर सकती है। दूसरा, ईस्ट इंडिया कंपनी के डायरेक्टरों के लाभांश के 10% तक बढ़ाने की स्वीकृति दी। मतलब कंपनी को खुश किया गया। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं ईस्ट इंडिया कंपनी में, उनका लाभांश भी अधिकारियों ने 10% बढ़ा दिया। इसके अतिरिक्त इस अधिनियम के द्वारा, यहां देखें, मैं बताते जाता हूं आपको पॉइंट करते हुए कि इस अधिनियम के द्वारा और क्या कर दिया गया। तो इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल की काउंसिलिंग की सदस्यों की योग्यता में उनका भारत में 12 वर्षों तक रहने का अनुभव अनिवार्य कर दिया गया। मतलब गवर्नर जनरल की काउंसिलिंग में वही व्यक्ति सम्मिलित होंगे जो कम से कम भारत में 12 वर्ष रहे हों या उन्हें अनुभव हो। इसके अतिरिक्त नियंत्रण बोर्ड एवं कंपनी के सभी कर्मचारियों का वेतन संबंधी प्रावधान भारतीय कोष देने को कर दिया गया। मतलब गवर्नर जनरल की काउंसिलिंग के जितने भी कर्मचारी थे, गवर्नर जनरल के अंदर जितने कर्मचारी थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के जितने भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मेंबर थे, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स के मेंबर थे, जो प्रशासनिक, राजस्व, सैन्य कार्य देखते थे, क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का तो यहाँ पे इन्होंने 10% लाभांश बढ़ा दिया। तो जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की इनकम 10% बढ़ा दी गई तो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स ने भी डिमांड की अपनी तनख्वाह की, क्योंकि वो ही प्रशासनिक अधिकारी थे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी तथा ब्रिटिश गवर्नमेंट पर अलग से कोई अतिरिक्त धन का भार ना आए, कोई आर्थिक भार ना आए, इसलिए उन्होंने नियंत्रण बोर्ड या बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स के कर्मचारियों का वेतन व भत्ते भारतीय संचित निधि अर्थात भारतीय कोष पर आरोपित कर दिए कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से ही जितना चाहे राजस्व वसूल करे और उसी राजस्व से बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स अर्थात ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी और ब्रिटेन के कर्मचारी जो भारत में सेवारत हैं उन्हें तनख्वाह या वेतन दे। ठीक है, ये चीज यहां से प्रारंभ हुई। नेक्स्ट पॉइंट आप देखेंगे, इस अधिनियम में यह प्रावधान किया गया कि कंपनी के अधिकारी बिना अनुमति भारतीय भूमि को नहीं छोड़ेंगे, अन्यथा इस तरह के कृत्य इस्तीफा माना जाएगा उसका। मतलब इस अधिनियम में प्रावधान किया गया कि कोई भी कर्मचारी भारत भूमि छोड़कर ब्रिटेन या ब्रिटेन के अन्य उपनिवेशक देशों में नहीं जा सकता बिना अनुमति के। तो इस अधिनियम का यह प्रावधान था कि जो आज तक चल रहा है कि भाई यदि आपका ट्रांसफ़र एक स्थान पर कर दिया गया है, जब तक आपको परमिशन नहीं दी जाएगी आप दूसरे स्थान पर चार्ज नहीं लेंगे। तो इस अधिनियम में यह प्रावधान किया गया कि कंपनी के अधिकारी बिना अनुमति के भारतीय भूमि को नहीं छोड़ेंगे, अन्यथा इस तरह का कृत्य इस्तीफा माना जाएगा, उन्हें सेवा से बर्खास्त कर दिया जाएगा। आगे देखें नेक्स्ट पॉइंट, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार के लिए लाइसेंस जारी कर सकती थी, जिसको विशेष अधिकार या देश व्यापार के नाम से जाना जाता था। क्यों? क्योंकि चार्टर एक्ट 1793 ईस्ट इंडिया कंपनी को विशेष अधिकार दे रहा है अगले 20 साल तक, जब तक नया चार्टर नहीं आ जाता, एक छत्र व्यापार करने का। तो ईस्ट इंडिया कंपनी अब जिस व्यापारी को चाहता है अपने अंतर्गत लाइसेंस जारी करके भारत में व्यापार करने की अनुमति दे सकता है, अन्यथा नहीं। नेक्स्ट आप इसमें देखें,
कि गवर्नर जनरल को अधिकृत किया गया कि जब वह बंगाल से बाहर हो तो वह अपने परिषद के असैनिक सदस्यों में से किसी एक को उपाध्यक्ष के रूप में नामित कर सकता है। ये पावर भी दे दी गई कि गवर्नर जनरल यदि बंगाल से बाहर जाता है तो अपने असैनिक सदस्यों में से किसी एक को उपाध्यक्ष बना सकता है, किंतु सैनिक सदस्यों को नहीं, ताकि वह तख्ता पलट ना कर दे। इसके अतिरिक्त आप देखें नेक्स्ट पॉइंट, इस अधिनियम के द्वारा लॉर्ड कॉर्नवालिस को दी गई काउंसिलिंग के निर्णयों को न मानने की शक्ति को भविष्य के सभी गवर्नर जनरल और प्रेसिडेंसियों के गवर्नर तक विस्तारित कर दिया गया। जैसा मैंने आपको बताया कि लॉर्ड कॉर्नवालिस को जो शक्तियां दी गई, अब सभी गवर्नर जनरल्स जो भी लॉर्ड कॉर्नवालिस के बाद गवर्नर जनरल बनेंगे उन्हें वह शक्तियां स्वतः ही प्राप्त हो जाएंगी। तो यदि क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखें तो 3 क्वेश्चन यहाँ मिलते हैं सिविल सर्विसेज के। पहला तो कि किस चार्टर के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में अगले 20 सालों में व्यापार करने का एक अधिकार प्राप्त हो गया। दूसरा, किस अधिनियम के तहत यह घोषणा कर दी गई कि कमांडर इन चीफ के गवर्नर जनरल काउंसिलिंग के सदस्य होने की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है और बर्खास्त उसे उसी रूप में नियुक्त किया गया। दूसरा, यह क्वेश्चन आ सकता है कि किस प्रावधान के तहत कंपनी के अधिकारी बिना अनुमति के भारतीय भूमि को नहीं छोड़ सकते, यदि वे ऐसा करते थे तो इस्तीफा माना जाता था। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट कि इस अधिनियम के द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स या जो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स थे या संचालक मंडल था उसके सदस्यों और कर्मचारियों को भारतीय राजस्व से ही भुगतान किया जाएगा, मतलब उनके वेतन और भत्ते भारतीय कोष पर आरोपित होंगे। तो ये हमने आज डिस्कस किया 1793 का चार्टर्ड एक्ट। इसके अतिरिक्त नेक्स्ट हम देखते हैं 1793 के चार्टर एक्ट के अतिरिक्त नेक्स्ट आपका आता है चार्टर्ड कानून 1813। ये भी एक इम्पोर्टेंट चार्टर कानून है, क्योंकि जैसा हमने देखा कि 1793 के चार्टर नियम के तहत अधिनियम के तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को एक अधिकार दे दिया गया, जिसके कारण ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अराजकता व्याप्त कर दी, जिसका विरोध ब्रिटेन संसद में भी हुआ और ब्रिटिश कैबिनेट ने भी किया। और तुरंत ही ब्रिटिश संसद को यह और कैबिनेट को यह निर्णय लेना पड़ा कि भारत एकमात्र ईस्ट इंडिया कंपनी की धरोहर नहीं है। जब ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों पर नियंत्रण ब्रिटिश संसद का है तो ब्रिटिश संसद यह निर्णय ले सकती है कि ब्रिटेन के और दूसरे व्यापारिक अधिकारी या और दूसरे व्यापारी भी भारत में जाके व्यापार कर सकते हैं। इस बार ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटिश संसद के दबाव में यह बात माननी भी पड़ी, तथा यह बात मानने के पश्चात भी ईस्ट इंडिया कंपनी की एक शर्त ब्रिटिश संसद को भी माननी पड़ी कि भाई अगले 20 साल तक अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो एक छत्र भारत में व्यापार करने का अधिकार था वो छीन लिया गया, किंतु ईस्ट इंडिया कंपनी ने चीन के साथ व चाय के व्यापार का एक छत्र अधिकार जारी रखा, जिसे ब्रिटिश संसद को मानना पड़ा। नहीं तो ईस्ट इंडिया कंपनी अपने प्रशासनिक क्षेत्र छोड़ देती और ब्रिटेन का पूरा प्रशासन असंतुलित हो जाता। इसलिए तुरंत ही ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी की शर्त को माना और ईस्ट इंडिया कंपनी ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की इस शर्त को भी माना कि वह अब एक छत्र व्यापारिक अधिकार को समाप्त करते हैं, किंतु चीन के साथ व्यापार कंपनी का एक छत्र होगा। तो एक एक करके मैं आपको डिस्कस कराता हूँ। इस कानून ने भारत में कंपनी के जो व्यापार अधिकारों को समाप्त कर दिया, एक छत्र व्यापारिक अधिकारों को, यानी भारतीय व्यापार को सभी ब्रिटिश व्यापारियों के लिए खोल दिया गया। तब भी इस कानून ने चाय के व्यापार व चीन के साथ व्यापार में कंपनी के एक अधिकार को बहाल रखा। इस कानून ने भारत में कंपनी शासित क्षेत्रों पर, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि इस कानून ने भारत में कंपनी शासित क्षेत्रों पर ब्रिटेन के राजा की प्रभुता को प्रकट किया व स्थापित कर दिया। आगे आप देखते हैं, इस कानून ने ईसाई मिशनरियों को भारत आकर लोगों को प्रबुद्ध करने, मींस ब्रिटिश लोग ये मानते थे कि भारत के लोग पिछड़े हैं, उन्हें नॉलेज नहीं है, तो कहीं ना कहीं ईसाई मिशनरियों का भारत में जो प्रवेश है धर्म प्रचार के लिए वो इस चार्टर्ड कानून के तहत ही हुआ।
तो इस कानून ने ईसाई मिशनरियों को भारत आकर लोगों को प्रबुद्ध करने की अनुमति भी प्रदान की। ये एक एक क्वेश्चन है कि किस एक्ट के तहत भारत में ईसाई मिशनरियों का प्रवेश हुआ, तो चार्टर्ड कानून 1813। इसके पश्चात आप देखें कि इस कानून ने भारत के ब्रिटिश इलाकों में वाशिंदों के बीच पश्चिमी शिक्षा के प्रचार प्रसार की व्यवस्था कर दी। मतलब कहीं ना कहीं ब्रिटिश काउंसलिंग या ब्रिटिश संसद के दिमाग में यह बात चल रही थी कि आगे जाके जो इंडियन सिविल सर्विसेज हैं, जो उच्च सिविल सर्विसेज हैं, उनमें भारतीयों को भी प्रवेश दिया जाए ताकि अतिरिक्त वेतन हमें ना देना पड़े, कम वेतन में हमें योग्य हमारी तरह सोचने वाले कर्मचारी मिले, सिविल सर्वेंट्स मिले। इसीलिए कहीं ना कहीं उन्होंने नई शिक्षा पद्धति आगे जाके इंट्रोड्यूस की और उसी के तहत पहले उन्होंने ईसाई मिशनरियों का भारत में प्रवेश किया। तत्पश्चात ब्रिटिश इलाकों में पश्चिमी शिक्षा का जोर शोर से प्रचार प्रारंभ कर दिया ताकि भारतीयों को ये लगे कि ब्रिटिशर्स हमें और अन्य पूरे विश्व के साथ मिला के चल रहे हैं, विश्व के समान स्तरों पे हमें ले जाना चाहते हैं। भारतीय ये समझे कि ब्रिटिशर्स हमारे साथ बुरा नहीं कर रहे हैं, हमें शिक्षा दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमें आज उसका लाभ भी है और हम देखते हैं कि विश्व में जितनी कमांड इन अधिनियमों पर और इंग्लिश पर भारतीयों की है, उतनी शायद किसी और देश के नागरिकों की नहीं है। आगे हम देखें तो इस कानून ने भारत की स्थानीय सरकारों को व्यक्तियों पर कर लगाने के लिए अधिकृत कर दिया। मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो लोकल गवर्नमेंट्स थी, जो लोकल इंस्पेक्टर्स थे, अब वो क्या कर सकते थे, व्यक्तियों पर कर लगा सकते थे और कर ना देने की स्थिति में उन्हें दंड भी दे सकते थे। तो यहाँ ये चार्टर्ड 1813 एक महत्वपूर्ण चार्टर होता है। यहाँ पे हम कंडीशन देखें कि 1813 का ये चार्टर्ड ये इस प्रकार आया कैसे। तो 1813 का चार्टर्ड एक्ट को पारित करने का मुख्य कारण नेपोलियन द्वारा लागू की गई महाद्वीपीय व्यवस्था के कारण ब्रिटेन को जो हानि हो रही थी, जिससे ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था नकारात्मक रूप से प्रभावित हुई और उनको कुछ सुधारवादी उपाय करने के लिए प्रेरित किया, जिससे ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकार के संदर्भ में विभिन्न निर्णय लिया गया। अब ये महाद्वीपीय व्यवस्था क्या थी, सबसे पहले तो समझें ये भाई नेपोलियन कौन था। ये नेपोलियन वो ही था, ये फ्रांस का महान शासक, जिसे भारत के कई सम्राटों को इसकी उपाधि दी गई। नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का ऐसा अधिकारी था या राजा था जिसने एक समय में आधे से अधिक यूरोप पर शासन किया और इसका जो चिरकाल शत्रु था वो था ब्रिटेन। इसलिए ब्रिटेन को नेपोलियन बोनापार्ट ने बनियों का देश कहा है, व्यापारियों का देश कहा है। तो इसकी जो महाद्वीपीय व्यवस्था थी, सॉरी ये वर्ल्ड हिस्ट्री का टॉपिक मैं आपको बता दूं, ये महाद्वीपीय व्यवस्था थी। इस महाद्वीपीय व्यवस्था के कारण यूरोप के सभी नागरिक फ्रांस की तरफ और फ्रांस की पॉलिसियों की तरफ बढ़ रहे थे। तो ब्रिटेन को कहीं ना कहीं यह भय था कि नेपोलियन के साथ, नेपोलियन के महाद्वीपीय व्यवस्था के कारण जो हमें व्यापारिक क्षय हो रहा है, कहीं वो भारत में भी ना होने लगे और भारत में भी नेपोलियन की महाद्वीपीय नीति का प्रसार ना हो जाए। इसीलिए उन्होंने चार्टर्ड एक्ट 1813 में वहाँ के लोकल अधिकारियों को, भारत में लोकल अधिकारियों को कई सारे कड़े फैसले लेने के अधिकार प्रदान कर दिए। यहाँ हम देखें, क्योंकि महाद्वीपीय व्यवस्था के कारण यूरोप के बाहर के सभी व्यापारियों के लिए बंद हो गए। मतलब यूरोप के बाहर के यूरोप के जो सभी मार्ग हैं वो सभी व्यापारियों के लिए बंद हो गए थे, केवल उपनिवेश बचे थे। महाद्वीपीय व्यवस्था के कारण यूरोप के व्यापारियों के सभी बाहर के सभी मार्ग बंद हो गए थे। इसलिए एक बड़े कुनबे को यह मानना था कि भारत में व्यापार के लिए मालिक हो जाए या ईस्ट इंडिया कंपनी के विशेष अधिकारों को सीमित किया जाए। तो यहाँ पे कुल मिला के समझने वाली बात यह है कि 1813 का जो अधिनियम लाया गया वो नेपोलियन बोनापार्ट की महाद्वीपीय व्यवस्था का कहीं ना कहीं दृष्टि से, महाद्वीपीय व्यवस्था से जो भय उत्पन्न हुआ उसका निवारण था। तो इसमें पहले प्रावधान क्या किया गया, तो इस अधिनियम के द्वारा कंपनी के ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को समाप्त कर दिया गया पूर्णतः, और भारतीय क्षेत्र में व्यापार के रास्ते सभी ब्रिटेन वालों के लिए खोल दिए गए ताकि ब्रिटेन की पूंजीवादी और व्यापारिक प्रणाली सुचारू रूप से चलती रहे। किंतु इस अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के चीन एवं चाय के एक अधिकार को जारी रखा गया ताकि ईस्ट इंडिया कंपनी से
पर ब्रिटिश गवर्नमेंट का नियंत्रण बना रहे। इस अधिनियम के द्वारा ईसाई मिशनरियों को भारत में आकर धर्म प्रचार करने की अनुमति दी गई, जैसा मैंने पहले बताया, तथा कंपनी के शेयर धारकों के लिए मुनाफे की दर बढ़ाकर जो 10% थी 10.5 सीमित कर दी गई। इसके अतिरिक्त जो भी मुनाफा होगा वो ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश गवर्नमेंट लेगी। इस अधिनियम के द्वारा स्थानीय निकायों को कर लगाने की अनुमति दे दी गई एवं कर अदा न करने वाली व्यक्ति को कठोर दंड का प्रावधान। इसके अतिरिक्त आप देखें, ईस्ट इंडिया कंपनी के आय से भारतीयों की शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया। हालांकि इस राशि को मुहैया कराने में देरी हुई। मतलब कुल मिला के भारतीयों को खुश कराया गया कि हम जो आपसे राजस्व वसूल कर रहे हैं उस राजस्व से ही हम आपको शिक्षा प्रदान करेंगे, वो भी मॉडर्न एजुकेशन। तो भारतीय खुश हो गए, लेकिन ऐसा नहीं था। इस 1 लाख रुपए को केवल उन्हीं कॉलेजेस में या उसी एजुकेशन के लिए खर्च किया गया जो पश्चिमी शिक्षा थी, अर्थात वेस्टर्न एजुकेशन पॉलिसी के तहत लॉर्ड मैकाले का जो वुड डिस्पैच था, जिसे शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, उसके लिए इसे खर्च किया गया ताकि योग्य सिविल सर्विसेज तैयार किए जा सकें या रेडीमेड अंग्रेज तैयार किए जा सकें। और उसे भारत में खर्च करने में भी बहुत देरी हुई। देरी क्यों हुई? क्योंकि ये 1 लाख रुपए खर्च करने का निर्णय भी भारत में जो है गवर्नर जनरल के द्वारा ही लिया जाना था, कि भारत का गवर्नर जनरल ही यह तय करेगा कि ये 1 लाख रुपए किस क्षेत्र में खर्च किए जाएं। ब्रिटिश व्यापारियों एवं इंजीनियरों को भारत आने की अनुमति इस कानून के द्वारा दे दी गई थी और इसके लिए आवश्यक था कि वह लाइसेंस नियंत्रण बोर्ड से प्राप्त करें, कि कोई भी व्यापारी अब आ सकता था। और बोर्ड अब जो लाइसेंस है, पहले ईस्ट इंडिया कंपनी देती थी किसी को भी व्यापार करने का लाइसेंस, अब ईस्ट इंडिया कंपनी से अधिकार ब्रिटिश काउंसिल ने छीने और अब भारत में व्यापार करने की जो अनुमति थी वो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स अर्थात नियंत्रण बोर्ड के द्वारा दिए जाते थे। तो ये यहाँ पे एक खास फैक्ट हमें इसका देखने को मिलता है। आगे देखें तो यहाँ पे आज 1813 का चार्टर्ड एक्ट, या जिसे हम सेकंड चार्टर्ड एक्ट कहते हैं, पूरा करता हूँ मैं। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको चार्टर्ड कानून 1833 व चार्टर्ड कानून 1853 बताऊंगा। इसके अतिरिक्त और कुछ बातें हम डिस्कस करेंगे।